वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं कैंसर पे सिंस आज वर्ल्ड कैंसर डे है और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है पीडियाट्रिक हीमेटोलॉजिस्ट हैं, एनआईवीडी में होते हैं और हमारे पास बहुत पहले भी आ चुके हैं और आज हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं डॉक्टर साकिब अंसारी साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी बिल्कुल। अच्छा सर, अभी हम कैंसर्स पे बात कर रहे हैं और अभी आपको डॉक्टर फौजी आपको पता ही है, तो हम लोग थोड़ा सा ब्रेन ट्यूमर्स पे बात कर रहे हैं, उनके अलामात पे बात करते हैं। अभी डॉक्टर फौजिया फिर डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी इज इट मोर रिलेटेड टू ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन? इट इज़ पाकिस्तान में ब्लड कैंसर का इलाज बच्चों में बहुत कामयाबी के साथ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और गुज़श्ता 11 साल से हमारी टीम और दीगर बहुत से इदारे मुल्क में ये काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी, और अगर आलमी लेवल पे भी देखें तो पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी और पीडियाट्रिक ब्लड कैंसर जो है इट्स मोर देन 80% क्योरेबल। 80% से ज़्यादा बच्चे ठीक हो जाते हैं हमेशा के लिए। ओके। और मतलब जिन बच्चों का हमने आज से 8 साल 7 साल पहले इलाज किया था, आज वो माशाल्लाह से उनकी डबल उम्रें हो गई। 7 साल के थे तो 14 साल के, 5-5 साल आके शक्ल नहीं दिखाते, माशाल्लाह खुश रहते हैं। अच्छा? खेलते कूदते रहते हैं, हंसते पूछते भी नहीं डॉक्टर साहब को? जी बिल्कुल। तो इट्स द पॉजिटिव थिंग कि जी बहुत अच्छा इसका इलाज है। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जितनी बच्चों में ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट्स जैसे जैसे इजाद होती गई और इसका ट्रीटमेंट कामयाब होता गया, वैसे वैसे वही इलाज बड़ों में शिफ्ट होता गया। मतलब अदर वे अराउंड है। मोस्टली ये होता है कि दवाइयों के तजुर्बात और दवाइयों की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बड़ों से शुरू होती हैं और फिर उसको फिर अच्छी तरह चेक करके फिर बच्चों में आती हैं। मगर यहाँ पे ये हुआ कि जब बच्चों की ट्रीटमेंट शुरू की गई और जिन दवाइयों से, जिस अंदाज में, जिस तरीके से शुरू की गई, मैं इसमें ये बताता चलूँ कि इसका इलाज थोड़ा महंगा है और थोड़ा लंबा है। थोड़े का वर्ड मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि ये उर्दू का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा तो नहीं, ज़्यादा महंगा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ब्लड कैंसर अगर किसी बच्चे को है तो उसके कंप्लीट ट्रीटमेंट का मतलब है कम से कम 10 लाख रुपए। 8 से 10 लाख रुपए 30 महीने का इलाज होता है ये। 30 महीने का इलाज? 30 महीने का इलाज। इसमें ये बात अप्रॉक्सीमेट 2.5 years। जी, 2.5 साल का इलाज है। 2.5 साल के इलाज में तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। मगर ये बात यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड कैंसर भी 2 तरह के होते हैं। क्योंकि ये हेल्थ टीवी है तो हम थोड़े से टेक्निकल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी है बताना कि ये सफ़ेद सेल का ही सरतान है, मगर उसमें भी 2 तरह के सफ़ेद सेल होते हैं, लिम्फोसाइट और माइलोसाइट। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में 80% से ज़्यादा बच्चे ठीक हो जाते हैं, मगर अगर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है तो रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। सर, हम इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क जो है वो पूछते हैं। कॉल है हमारे पास, उसके बाद कॉल अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं सना कराची से बात कर रही हूँ। जी सना, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। अभी मेरी अम्मी के मैदे में ना रसोली का बताया डॉक्टर ने हमें ना। अच्छा ठीक है। कि अम्मी के मैदे में रसोली है। ठीक है। ग़िज़ा की नाली और मैदे के मुंह पर रसोली बताई थी। ठीक। अभी तकरीबन बायोप्सी वगैरह सब करा लिया है हमने। कितने हॉस्पिटल्स अभी तक हम चक्कर लगा रहे हैं पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, अपॉइंटमेंट दे देते हैं, जाते हैं तो डॉक्टर्स नहीं आते, बात नहीं हो पाती है हमारी। तकरीबन 2 महीने हो गए हमें। ओके। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नाम लेना बेकार है। अभी इस वक्त हम हर जगह होकर आ गए हैं अभी तक। अपॉइंटमेंट देते हो, डॉक्टर हालत खराब है। नहीं, डॉक्टर्स नहीं आए। 2-2 घंटे हम वेट करते रहते हैं, हम वेटिंग में बैठे रहते हैं कि हमें डॉक्टर से मिलना जरूरी है, इतना मेजर केस है, ये है वो। बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है कहीं पर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। लियाकत नेशनल भी गए हैं हम लोग, सिर्फ आगा खान नहीं गए हम, जियाउद्दीन, लियाकत नेशनल, जितने भी बड़े बड़े हर जगह चले गए हम। अच्छा। हद के हम किरण तक चले गए। अच्छा। पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है कहीं पर भी।
इनसे कहें कि आपको फ़ोन करें प्रोग्राम के बाद इसी नंबर पे। अच्छा एक काम कीजिए, इनका नंबर ले लेते हैं। अम्मी की इतनी हालत खराब है हमारी, अब हम थक कर हम लोग जिना लेकर गए अपनी अम्मी को, जहाँ हम लेके नहीं जाना चाहते थे। ओके अपना नंबर दे दें आप। एक काम कीजिए, अपना नंबर जो है ना, अपना बहन जी अपना नंबर जो है ना आप प्लीज हमारे कंट्रोल रूम में लिखा दीजिए, हम शो के बाद आपको कांटेक्ट करके बता रहे हैं, ठीक है? आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी, आपको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन जो उनकी मदर इस वक्त डिजर्व कर रही है वो नहीं मिल पाई, विच इज़ वेरी वेरी सैड, बट ये है कि इंशाल्लाह आप अपना नंबर जैसे ही ड्रॉप करिए, विल गिव यू अ कॉल एंड विल हैंडल दिस केस पर्सनली, डोंट वरी। डॉक्टर साहब ऐसा क्यों है? इसमें सिस्टम का गैप है, मतलब कम्युनिकेशन गैप है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जी जाहिर सी बात है डॉक्टर्स का रोज़गार चल रहा है, डॉक्टर्स का किचन चल रहा है, उनकी ज़िंदगी उसी के ऊपर, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि पेशेंट को अटेंड ना करें। और ऐसा भी नहीं है कि अस्पताल, जिन अस्पतालों के नाम ले रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनकी इंतज़ामिया तो वैसे ही बड़ी सख्त होती है कि कोई भी मरीज़ शिकायत लेके ना जाए। गवर्नमेंट में तो फिर भी ये सोचते थे, प्राइवेट में कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से सिर्फ मिसकम्युनिकेशन है कहीं, क्योंकि देखिए यहाँ तक तो हुआ है, किसी ने इन्हें अटेंड किया है, इनकी बायोप्सी भी ली है, इन्हें ये भी बताया कि वेयर द प्लेस इज एंड एवरीथिंग, इतनी इन्फॉर्म्ड है ये, तो ऑब्वियसली किसी ने अटेंड किया है जब भी तो ये इन्फॉर्मेशन मिली है। पता है डॉक्टर साहब, हम लोग सिर्फ इस तरह के परेशान हो जाते हैं, हम लोग को ट्रीटमेंट चाहिए होती है ना, इतने इम्पोर्टेंट रिलेशंस होते हैं हमारी रिपोर्ट ये भी ले सकती हैं वो भी ना, बायोप्सी की रिपोर्ट लेकर देन व्हाट नेक्स्ट, वो जो व्हाट नेक्स्ट वाला होता है ना, अगर खुदा ना खास्ता बायोप्सी जो है वो मैलिग्नेंट आती है और ये कि वो बहुत रैपिडली स्प्रेडिंग कैंसर या इस तरह का कैंसरस आती है, या वो बिनाइन आती है नॉन मैलिग्नेंट, वो तो बहुत खुशी से हम कहते हैं चलो गुड न्यूज़, इसको निकाल देंगे ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट मैलिग्नेंट होती है, उसके बहुत सारे वो होते हैं, उसमें फिर ये कि पेशेंट को बुलाकर और थोड़ी सी सपोर्ट ग्रुप भी रखते हैं, ये भी रखते हैं कि ताकि वो एकदम से वो नहीं हो, ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे कि क्या क्या करने, वो सब रखते हैं, तो एक वो पूरा वो होता है। हो सकता है बीच में कुछ मिस हो गया, कुछ कम्युनिकेशन गैप यकीनन हुई होगी, कोई क्लिनिक कैंसिल हो गई होगी, इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी और ये बेचारी बैठे वेट कर रहे होंगे। कभी ये भी होता है कि किसी इमरजेंसी में डॉक्टर का कुछ हुआ हो तो, और जब इंसान परेशान होता है ना, उसे उस परेशानी के आगे और सारा कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा, और उस पे वो एक ब्रिज बन जाता है, वो ज़्यादा वो हो जाता है, फिर वो बचाए एक ही उस पर परस्यू दोबारा करने के ना वो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह फिर नए सिरे से सब कुछ वो होता है, तीसरी जगह फिर वो ही होता है, एंड वो एक चेन विशियस साइकिल सा बन जाता है। ओके, आई थिंक इनको समझाने की और बाकी सबको भी समझाने की ये है कि यकीनन बहुत, जब हमारे प्यारे को किसी को होता है बहुत वो होता है, लेकिन थोड़ा सा ड्यू प्रोसेस और थोड़ा सा उसको देख के और एक छोटा सा चांस भी दें, एकदम से वो करके राइट ऑफ करके, और दूसरे क्योंकि दूसरे उसमें फिर ये होगा कि नए सिरे से ज़ीरो से फिर स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसमें टाइम बहुत प्रेशियस होता है, तो कोशिश ये की जाए कि टाइम को वो नहीं। इसमें एक भी ज़रूरी है कि जहाँ से तशखीस हुई है, जिस डॉक्टर ने ये तशखीस करके दी है, जिस अस्पताल में, अगर उसकी इमरजेंसी में ये इस वक्त भी चली जाए तो 4-6 घंटे के अंदर अंदर कोई सीनियर डॉक्टर भी इनको अटेंड कर लेगा। कल सुबह के राउंड पे या परसों सुबह के राउंड पे जो भी आगे की ट्रीटमेंट होनी है इनकी, वो भी तय हो जाएगी। जिस अस्पताल में इनकी तशखीस हुई है उसी अस्पताल की इमरजेंसी में इस वक्त चली जाएंगे फ़ौरन, और इंशाल्लाह वो लोग दाखिल कर लेंगे और 4-6 घंटे के अंदर कोई सीनियर डॉक्टर आके देख भी लेगा। हम सब सीनियर डॉक्टर्स होने के बावजूद छुट्टियों के दिन भी कॉल्स पे होते हैं और जाते हैं अपने पेशेंट्स को अटेंड। और ये पेशेंट जो है वो अभी आप सोच सकते हैं ओपीडी में आप उनको लेके जाए, इस तरह आप उनको इमरजेंसी में आराम से ले जा सकते हैं, वहीं के वहीं इनको डायरेक्ट मेडिकल अटेंशन मिल जाएगी। फॉर इंस्टेंस कोई चीज़ उन्होंने अभी के अभी देखनी है, जैसे इस तरह के केसेस में पेट में पानी भरना और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, ड्रिप्स की ज़रूरत है, खुराक की कमजोरी हो रही है, क्योंकि वो खा पी भी नहीं सक रही होंगी प्रॉपर्ली, एंड यू नो, तो फिर इनको फौरन से ट्रीट किया जा सकता है। असल में परेशानी में वो होता है ना कि थोड़े से कभी तक कलामी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, और ये इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती, पता भी नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, यही तो सारी चीज़ें, और उसकी वजह से परेशानी और डबल हो जाती है। ये होता है कि हम किस तरह से क्या कर लें अपने प्यारे। हम सब इनकी अम्मी के लिए दुआ भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद टेलीफोन करके इनसे बात भी करेंगे। सही, ठीक है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू हम कॉजेस पे बात कर रहे थे जी, ब्रेन ट्यूमर के कॉजेस पे, ब्रेन ट्यूमर्स के कॉजेस और टाइप्स, और उस पे थे ब्रेन ट्यूमर्स के मुख्तलिफ कॉजेस होते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स भी होते हैं और सेकेंडरी भी, यानी जो ब्रेन के अपने टिश्यू से, ब्रेन के मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, उसमें उसके ग्लियल सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं और उसके सराउंडिंग जो कवरिंग होती है वो होती है।
तो वही डिपेंडिंग कि किस टाइप ऑफ सेल कौन से टाइप का है वो ट्यूमर उसी तरह बिहेव करता है। ब्रेन में मसला ये होता है कि इवन बिल्कुल जैसे जो कवरिंग का वो है, वो ब्रेन टिश्यू भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसका भी वो छोटा सा स्लो ग्रोइंग भी ट्यूमर वो होता है, मेनिंजियोमा जिसे हम कहते हैं, तो वो भी ब्रेन को प्रेस करने लगता है। सही। और उससे ब्रेन जब दबता है तो अलामात ऐसी आती हैं जैसे फालिज हो रहा है, अगर नज़र के वहाँ पे है वो तो आँख में से बीन आई जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं ज़रूर जिक्र करूँगी कि जब सर में दर्द होता है, हमारे पास जितने भी मरीज़ आते हैं ना, सर में दर्द उन्हें ज़ोर का उठा या कुछ वो हुआ, पहली चीज़ उनकी होती है कि डॉक्टर साहब ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया। We all are scared of that, हाँ? राइट। यूजुअली ब्रेन ट्यूमर की पहली अलामत कभी सर दर्द नहीं होती, दर्द ही नहीं होता उसमें। अच्छा। वो काफ़ी बड़ा जब हो जाता है और फिर जब वो बाहर जो है कंप्रेस करने लगता है, जब वो पेन होता है या जब प्रेशर ब्रेन का बहुत बढ़ जाता है तब पेन होता है, लेकिन शुरू में तो बिल्कुल पेनलेस होता है। कोई और अलामत उसकी ऐसी है जिसे हम कैच कर सकें? बिल्कुल, उसमें अलामत जो होती हैं वो मुख्तलिफ जिस एरिया में ब्रेन के हो रहा है ना, उस एरिया के जो कंप्रेशन की होती हैं उसमें मिर्गी वाले अलामत होती हैं। अच्छा, उसमें जी, उसमें सीजर्स, पार्शियल सीजर्स, अगर हैंड के एरिया में है तो वो इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, एरिया कंट्रोल ख़त्म होने लगेगा, इस तरह की चीज़ें, नम फील होने लगेगा। अगर सेंसरी कॉर्टेक्स में जहाँ ब्रेन जो सेंसेशंस करता है तो वो सेंसेशंस पहले टिंगलिंग सी होगी, ऐसे लगेगा सुइयाँ चल रही हैं, ये हो रहा है ना एक हिस्से में बस, और फिर इस तरह की बड़ी वेग किस्म की अलामत होती हैं। और इसके लिए वो हैंड डॉक्टर के पास जाएंगे, शुगर टेस्ट कराएंगे, ये सब कुछ करेंगे ना, और वो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता स्लो ग्रोइंग वो होता है। और वो बिल्कुल पहले तो बिल्कुल लगता है जैसे नॉर्मल ब्रेन टिश्यू है, तो उसकी डायग्नोसिस भी ज़रा बहुत ही स्किल्ड किस्म की MRI से होता है, उसमें कॉन्ट्रास्ट भी देना होता है, कभी कभी प्लेन MRI में भी नहीं होता, वो काफ़ी महंगा होता है। लेकिन अगर डायग्नोज सही टाइम पे हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट, हर चीज़ की अब तो काफ़ी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, सर्जरीज भी मौजूद हैं। और दूसरे जो ट्यूमर्स हैं वो ये कि कहीं जिस्म में कहीं और हैं जो कि स्प्रेड करके ब्रेन में गए हों। वो कहाँ के ट्यूमर्स हैं जो स्प्रेड करके ब्रेन में आ जाते हैं? यूजुअली लंग, स्प्लीन, प्रोस्टेट, ओके, और ओवरीज, ये जो हैं ये ज़्यादा ब्रेन तक जाती हैं। और ब्लड कैंसर्स, लिम्फोमास प्राइमरी भी होती हैं, सिंपली ब्रेन के अंदर जो लिम्फेटिक टिश्यू है, जो खून का जो वो है, उसकी प्राइमरी ब्रेन लिम्फोमास भी होते हैं। और दूसरे ये कि जो सिस्टेमिक लिम्फोमास होते हैं वो भी ब्रेन का जो लिक्विड होता है CSF और जो सप्लाई करता है ब्रेन को, उसके थ्रू ब्रेन के अंदर जाके और उसको काफ़ी वो करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द लिम्फोमास आर इजीली ट्रीटेड, कंट्रोलेबल तो बहुत इजीली हो जाते हैं। ओके, अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे सर ब्लड कैंसर्स पे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ना कर ले। ओके व्यूअर्स, छोटे से ब्रेक है, कहीं नहीं जाएगा, अगेन रिक्वेस्ट है, हम वापस आ रहे हैं।